कमल ज़रा झिझकी, फिर भागकर अपनी पूरी कुव्वत के साथ वो अजीम से लिपट गई। जैसे हुंज़ा और सवाद दरिया आपस में मिलते हैं, जैसे पंजाब के जहलम और चनाब दूसरे से बगलगीर होते हैं, इसी तरह इनके चारों बाजू एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे। कमल अलहदा होते हुए बोली, आप आज ऑफिस के बाद सीधे हमारे घर आएँ। मेरे अब्बू आपका खैर बात करेंगे। मैंने तुम्हारा घर ही नहीं देखा हुआ, अजीम ने कहा। मैं टावर के पास आपका इंतज़ार करूंगी, वहाँ से मैं खुद आपको अपने घर ले जाऊंगी। देर ना कीजिएगा, ये ना हो शाम तक मैं वहीं सुकड़ती रहूं। अजीम मुस्कुरा रहा था। मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे मुबारकबाद भी दीजिए। कैसी? मैं बीए कर गई हूँ, सेकंड क्लास आई है। वेरी गुड, आओ फिर चलें, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। कमल उठकर इसके साथ बोली। इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन तक दोनों मिलकर रिक्शे में बैठ कर गए। कमल बाएं हाथ कमाड़ी की तरफ चली गई और अजीम दूसरे हाथ अपने ऑफिस की तरफ चला गया। ऑफिस का अभी वक्त न हुआ था। बहरहाल ऑफिस का सारा स्टाफ अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठा था। अजीम को अपनी कुर्सी पर बैठते थोड़ी देर हुई थी। फ्रांसिस आकर अजीम से बगलगीर हुआ और मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे हो बेटे, कब आए हो, तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं? फ्रांसिस ने एक ही सांस में सारे सवाल कर दिए थे। अजीम अभी जवाब देने ही वाला था कि फ्रांसिस ने कहा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरा काम बन गया। कैसा काम? बैंक के लाहौर ब्रांच में अकाउंटेंट की सीट खाली हो गई है और मैंने अपने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे दी है। उम्मीद है मेरा काम हो जाएगा। मैं मरीज़ हूँ और कराची की नमकीन समंदरी हवा मेरे जिस्म के खमीर से इंतबाक नहीं रखती। फ्रांसिस से अलहदा होकर अजीम ने ऑफिस का जायज़ा लिया। पूरा बदला हुआ था। क्लर्क कीमती और उजले कपड़े पहने कुछ इस तौर और शान से अपनी कुर्सी पर बैठे थे गोया ऑफिस काम करने नहीं, किसी फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लेने आए हों। वरना ये वही क्लर्क थे जो मैले और इस्त्री किए बगैर कपड़े भी ऑफिस पहन कर आया करते थे। अजीम ने अपना और फ्रांसिस का जायज़ा लिया। दोनों के वही पुराने कपड़े थे। इसकी तरफ देखते हुए अजीम ने हैरत से पूछा, ऑफिस का माहौल कुछ बदला नहीं हुआ? बदल गया है ऑफिस। कोई वजह है या यूं ही? बहुत बड़ी वजह है, अभी चंद लम्हों तक तुम खुद ही जान जाओगे। कैसे? ऑफिस में एक बेहद हसीन टेलीफोन ऑपरेटर लड़की आई है और ये साले लोग सब इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो रोज़ाना बंद सवर कराते हैं। जवान तो जवान, बूढ़े भी जो खुद जवान बेटियों के बाप हैं और जिनके दांत तक गिरना शुरू हो गए हैं, वो भी इस तारीक और स्याह अंधेरे में हिस्सा ले रहे हैं। वैसे लड़की के आने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है। कैसा फ़ायदा? ऑफिस का सारा स्टाफ खूब उजला और स्मार्ट होकर ऑफिस में आने लगा है। यूं एक तरह से दफ्तर में दफ्तरियत आ गई है। अजीम सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। फिर इसने पूछा, भाई और बहन की शादी कर आए हो? अजीम चौंक सा गया। जी हाँ। और अपनी? फ्रांसिस की आवाज़ में दुख और हमदर्दी थी। अजीम का सर झुक गया और चेहरा मांद पड़ गया। शायद पुरानी यादें हुजूम के साथ आ गई थी। काफ़ी देर तक वो कोई बात न कर सका, बस सर झुकाए कुर्सी पर बैठा रहा। फ्रांसिस बुझे हुए चिराग की तरह अफसुर्दा अंदाज में इसे देखता रहा। फिर संभलते ही कहा, अजीम, इंसानी ज़िंदगी शतरंज का एक खेल है। हर कोई इसकी बसात पर दाव लगाता है। किसी की हार होती है और कोई जीत जाता है। हिम्मत न करने वाले दोबारा उठो और पूरी कुव्वत के साथ तकदीर के सामने उनान काबू में करके रोनुमा होने वाले हालात को अपने साथ झुकने पर मजबूर कर दो। अजीम का सर फिर भी झुका रहा और इसने कोई जवाब न दिया। फ्रांसिस ने बात का रुख बदला। आज ऑफिस के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी का एक अहम फ़ैसला करना चाहता हूँ। अजीम चौंक पड़ा और कहीं दूर से बोला, आज तो मैंने अपने एक शनासा से ऑफिस के बाद टावर मिलने का वादा किया है। फ्रांसिस ने लापरवाही से कहा, तो क्या हुआ, इसे टावर मिलकर मेरे साथ चले जाना। अजीम जवाब में कुछ कहना चाहता था कि रुक गया। ऑफिस का पूरा स्टाफ निगाहें उठा उठा कर ऑफिस के बैरूनी गेट की तरफ देखने लगा। फिर इसके देखते ही देखते एक बेहद हसीन लड़की ऑफिस में दाखिल हुई। फ्रांसिस ने अजीम का बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, ये है वो लड़की। बेचारी ने खबर नहीं किस मजबूरी के तहत सर्विस की है और ये लोग इसके पीछे यूं पड़ गए हैं जैसे बकरी के पीछे भेड़िया। लड़की ने किसी की तरफ आंख उठाकर बिना देखा अजीम की मेज़ के साथ ही वो अपनी लकड़ी के कैबिन में दाखिल हुई और अपने काम में लग गई। फ्रांसिस और अजीम भी अपना रोज़मर्रा का काम करने लगे थे। ऑफिस टाइम के बाद अजीम ने बचने की इंतहाई कोशिश की। फ्रांसिस ने ज़बरदस्ती इसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बिठा लिया और अपने घर रवाना हो गया। टावर आकर फ्रांसिस ने मोटरसाइकिल रोकी और अजीम से कहा, मिल लो, किससे मिलना है? अजीम नीचे उतरा। इसने देखा कमल एक तरफ खड़ी थी। वो इसकी तरफ बढ़ा। कमल ने भी अजीम को देख लिया था और वो भी तेज़ी से अजीम की तरफ बढ़ी थी। कमल इसके अजीम कमल से कोई बात करता। इसे अपने पीछे से फ्रांसिस की आवाज़ सुनाई दी, कमल बेटी तुम यहाँ? अजीम चौंक सा बढ़ा।
कमल अजीम के पास से गुजरती हुई आगे बढ़ी और फ्रांसिस से मुखातिब हुई। अब्बू आप यहाँ क्यों खड़े हैं? फ्रांसिस मोटरसाइकिल से उतरते हुए अजीम की तरफ इशारा करके बोले, बेटी मैं इस लड़के को साथ लाया हूँ जिससे मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। अब तुम इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकती हो कि आया शख्सियत में वो लड़का अच्छा है जिसे तुम पसंद कर चुकी हो या ये जो मैं तुम्हारे लिए मुंतखब कर चुका हूँ। कमल मुस्कुरा रही थी। अब्बू जी ये वही तो हैं जिन्हें मैं पसंद कर चुकी हूँ। इन्हें मैंने आज ऑफिस के बाद टावर पर मिलने को कहा था। आज मैं इन्हें आपके पास ला रही थी। आपने खुद ही तो इन्हें आज घर लाने को कहा था। फ्रांसिस ने हंसते हुए कहा, बेटी अगर ये अजीम तुम्हारी पसंद है तो मैं तुम्हारी इंतखाब की दाद देता हूँ। मैं अजीम को एक अरसे से जानता हूँ और पिछले कई माह से मैं इसे तुम्हारे लिए मुंतखब कर चुका हूँ। फिर उन्होंने अजीम से कहा, अजीम मैं जा रहा हूँ बेटे, तुम कमल को लेकर रक्शे में आ जाओ, नहीं तो ठहरो इकट्ठे ही चलते हैं। फ्रांसिस ने खुद एक रक्शे में बिठा दिया दोनों को। फिर वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे और केमाड़ी की तरफ बढ़ गए। तीनों एक साथ 2 कमरा के एक साफ़ सुथरे मकान में दाखिल हुए जिसे खूब अच्छी तरह डेकोरेट किया गया था। सामने वाले कमरे में छोटी सी एक लड़की बैठी पड़ रही थी। फ्रांसिस ने इसे अजीम का तारुफ करवाया। ये मेरी छोटी बेटी सेबल है, 3री में पढ़ती है। फ्रांसिस रुक गए और दूसरे कमरे की तरफ जाती हुई कमल को आवाज़ दी, कमल इधर आओ बेटी। कमल लुजाती शर्माती हुई इनके सामने आ खड़ी हुई। फ्रांसिस ने इसे अपने सामने अजीम के साथ सोफे पर बैठने को कहा और वो चुपचाप वहाँ बैठ गई। इसका नाजुक जिस्म कपकपा रहा था और सर झुका हुआ था। फिर फ्रांसिस की आवाज़ इसकी समाज से टकराई, कमल मेरी बेटी आज से अजीम तुम्हारा है। तुम दोनों आपस में मिलकर कोई फ़ैसला करो और जब तुम दोनों का इरादा होगा मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा। मैं तुम्हें इस बात की भी इजाज़त देता हूँ, तुम जब और जहाँ चाहो अजीम के साथ घूम फिर सकती हो। तुम्हें अजीम से मिलने की मुकम्मल आज़ादी है, इसलिए कि मुझे अजीम पर पूरा एतमाद और भरोसा है। मैं खुश हूँ तुमने अपने लिए बेहतरीन साथी का इंतखाब किया है। कमल ने जवाब न दिया। वो सर झुकाए बैठी रही, ताहम अंदर ही अंदर वो खुश थी और बेपनाह हुजूम में घिरी हुई थी। अजीम भी सर झुकाए खामोश बैठा हुआ था। फ्रांसिस फिर बोला, अब उठो बेटी, सबके लिए चाय लाओ, साथ कुछ खाने का भी इंतज़ाम कर लो। कमल उठकर बाहर निकल गई। फ्रांसिस और अजीम आपस में बातें करने लगे। दिन गुजरते रहे। दफ्तर में दफ्तरियत की रंगीनी इस टेलीफोन ऑपरेटर लड़की इशरत की वजह से बढ़ती चली गई थी। सिर्फ फ्रांसिस और अजीम ऐसी हस्तियां थीं जिन पर कोई असर ना हुआ था और वो अपने पहले माहौल में खुश थे। अजीम की मेज़ पर जबकि पहले कोई आया ही ना करता था, अब हर वक्त कोई ना कोई ज़रूर बैठा रहता, क्योंकि इशरत का कैबिन इसके बराबर में था और वहाँ बैठकर इसे आसानी से देखा जा सकता था। एक रोज़ 10 बजे के करीब अजीम नई ख़रीदी जाने वाली स्टेशनरी का इंदराज रजिस्टर में कर रहा था कि किसी ने इसे इंतहाई मीठी और बारीक निस्वानी आवाज़ में पुकारा, अजीम भाई। अजीम ने सर ऊपर उठाकर देखा, सामने इशरत खड़ी थी, इससे मुखातिब थी। अजीम कुछ कहने वाला था कि इशरत फिर बोल पड़ी, एक पेंसिल दे दीजिए। अजीम उठा और कैबिनेट से पेंसिल निकाल दी। पेंसिल थामते हुए इशरत ने बड़े पुरसोज और दिलफगार लहजे में पूछा, आपने अपने आप को क्यों नहीं बदला? अजीम बदहवास सा हो गया, मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप ऑफिस की पहली और मौजूदा हालत में कोई फ़र्क महसूस करते हैं? हाँ, काफ़ी तब्दीली है। और आप इसे क्यों मुतासिर नहीं हुए? बुझी हुई सी आवाज़ में अजीम बोला, घर में मेरी अपनी जवान बहन भी है, ऐसा करते वक्त मुझे इसका ख्याल भी अपने जहन में रखना चाहिए। दुखी लहजे में इशरत ने पूछा, क्या इन लोगों में से किसी की भी घर पर जवान बहन नहीं है? सबकी होंगी, पर अपने अपने सोचने का अंदाज है। और इस 20वीं सदी के लोगों में से 90% लोगों का ज़मीर अगर मुर्दा नहीं तो जंग आलूद ज़रूर हो चुका है। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? मर चुके हैं। कोई भाई नहीं? कोई भी नहीं। इस भरी दुनिया में अपनी बेवा माँ का मैं वाहिद सहारा हूँ, पर हमारे यहाँ अभी तक किसी लड़की के लिए सर्विस करने का माहौल साजगार नहीं, जबकि दूसरी कौमें चांद में नई बस्तियाँ आबाद करने का सोच रही हैं। हम अपने जहन ही साफ़ नहीं कर सके। इस ऑफिस का माहौल भी आपके सामने ही है, हर कोई गलत निगाह से देखता है, मगर फ्रांसिस साहब और आपकी मौजूदगी के बायस मैं अपने आप में तकवीत महसूस करती हूँ, इसलिए कि फ्रांसिस एक जवान बेटी के बाप और आप एक जवान बहन के भाई हैं, और मैं वो बदनसीब हूँ जिसका कोई बाप और भाई ना है। इशरत की आंखों के कई कतरे गिरकर अजीम के सामने मेज़ पर बिखरे थे। अजीम जवाब में कुछ कहना चाहता था कि चपरासी आया और नीले रंग का एक लिफाफा अजीम के सामने रखते हुए कहा, आपका ख़त। अजीम ने ख़त उलट पलट कर देखा, रेहाना का ख़त था।
खोल कर इसने पढ़ा और एकदम उदास और अफसुर्दा हो गया। बिल्कुल बुझे हुए चिराग और टूटे हुए शीशे की तरह। खबर नहीं क्या लिखा था ख़त में। फ्रांसिस अपने काम में मसरूफ़ था, लिहाजा उन्होंने कोई ध्यान न दिया। अजीम इस वक्त चौंका जब बेहद मीठी और सुरीली आवाज़ इसके कानों में पड़ी, भैया। वो संभल गया, सामने इशरत खड़ी थी। क्या बात है भैया? अजीम ने इधर उधर देखते हुए टालना चाहा। फ्रांसिस भी अब इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे और बड़ी शफकत से पूछा, किसका ख़त है बेटे? अम्मी का। खैरियत है ना? कामती आवाज़ में अजीम ने कहा, मेरे घरेलू हालात ख़राब हो गए हैं। मेरे छोटे भाई की बीवी मेरी माँ और छोटी बहन को तंग करने लगी है और इसने इन दोनों का जीना मुश्किल और बेजार कर दिया है। पहले भी ऐसा ये ख़त आ चुका है। अजीम की आवाज़ डूब गई। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा छोटा भाई अम्मी से बगावत और सरकशी कर रहा है। फ्रांसिस उठकर अजीम के पास आए और इसके हाथ से ख़त लेते हुए पूछा, मैं पढ़ सकता हूँ? आपसे क्या पर्दा? फ्रांसिस ने ख़त पढ़ा और अफसुर्दा सा हो गया। फिर अजीम की पीठ पर शफकत से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, तुम फ़िक्रमंद क्यों होते हो बेटे? तुम दो माँ बेटी को यहाँ बुला लो। हमारे पास कमरे हैं, एक तुम ले लेना, दूसरा हम तीनों के लिए काफ़ी है। अजीम ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी नहीं, मैं कैसर को ख़त लिखूँगा। मैं इसके ज़मीर को झंझोड़ कर जगाऊँगा। मैं इसे बताऊँगा जिस रिश्ते से वो मुँह मोड़ रहा है वो ऐसा नहीं जिसे बीवी के हर झूठी सच्ची मान के कच्चे धागे की तरह तोड़ दिया जाए। अगर वो संभल गया तो ठीक है, वरना मैं इसे ज़िंदगी की हर खुशी छीन लूँगा। अगर मैं एक मुशफ़िक़ बाप की तरह अपना खून देकर एक नौनिहाल की तरह इसकी आबियारी कर सकता हूँ तो एक बेरहम बागबान की तरह इसे जहरीला पौधा जानकर जड़ से उखाड़ भी सकता हूँ। इसने मेरी ज़िंदगी को तलख़ बनाया और मैं खामोश रहा। अपने बड़े भाई की ज़िंदगी में जहर घोल दिया, पर मैंने ज़ुबान न खोली। इसे झूठा जानकर इसकी खुशी के आगे झुककर अपना आप कुर्बान कर दिया। मेरे हाथ से इसने फूल छीन कर मुझे कांटों में उलझा लिया और मैं इसे भी छोटे भाई की राहत जानकर पी गया। लेकिन अब वो मेरी ज़ात से निकल कर एक ऐसी हस्ती को दुख दे रहा है जिसे मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी से अजीज़ जाना है, और वो मेरी माँ है। माँ जिसके कदमों में मेरी जन्नत है। मैं इस कैसर की हस्ती ही मिटा दूंगा जो मेरी माँ से बगावत और सरकशी कर रहा है। इशरत ने पानी का गिलास लाकर इसके सामने रख दिया और बड़ी हमदर्दी से कहा, पानी पी लो भैया, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। अजीम ने पानी के 2 घूंट पिए और गिलास इशरत को लौटा दिया। फ्रांसिस ने अजीम की पीठ पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, जज्बाती न बनो बेटे, हालात एक रोज़ तुम्हारे हक़ में ज़रूर पलटा खाएंगे। अजीम संभल गया और अपने ऑफिस के काम में खो गया। 2 हफ्ते बड़े पुरसुकून गुजर गए। अजीम ने एक सख्त ख़त कैसर को लिखा जिसका अभी तक इसे कोई जवाब न मिला। एक रोज़ अजीम ऑफिस आया तो फ्रांसिस ऑफिस से गायब थे, हालांकि वो ऑफिस हमेशा इससे पहले आ जाया करते हैं। अजीम 10 बजे तक इनका इंतज़ार करता रहा। फिर इसने चपरासी से इनके मुतालिक पूछा, पर इसने भी लाइल्मी का इजहार किया। अजीम अपने रोज़मर्रा के कामों में खो गया। 12 बजे के करीब जब ऑफिस की डाक आई तो चपरासी इसके मेज़ पर 2 लिफाफे रख गया, आपका ख़त और तार। अजीम ने पहले तार का लिफाफा जल्दी खोल कर पढ़ा। रेहाना 3 दिन बाद तेज़ी से कराची आ रही थी। इसने बड़ी बेचैनी से दूसरा लिफाफा खोला, वो रेहाना का ख़त था। अजीम पढ़ने लगा। रेहाना, साइमा और अतिया कराची आ रही थी। रेहाना और साइमा कैसर के सलूक से तंग आकर मुस्तकिलन अजीम के पास रहने के लिए आ रही थी, जबकि अतिया भाई से मिलने इनकी तरफ आ रही थी। अजीम उदास और यज़मुर्दा सा हो गया। ताहम दोनों लिफाफे जेब में डालकर वो फिर ऑफिस वर्क करने लगा। ये आध घंटे बाद इसे एक मानूस और शनासा निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर जब ऑफिस गेट की तरफ देखा तो वहाँ कमल खड़ी थी और चौकीदार से अजीम के मुतालिक पूछ रही थी। अजीम खड़ा हो गया और इशारे से कमल को अपनी तरफ बुलाया। कमल तेज़ कदम उठाती हुई अजीम के सामने आ खड़ी हुई। अजीम ने अपने सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठो। कमल बैठ गई। अजीम ने देखा कमल का चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो पूरी रात रोती रही हो। अजीम बड़े प्यार से बोला, कमल खैरियत है ना? तुम्हारे अब्बू आज ऑफिस क्यों नहीं आए? कमल सिसक पड़ी और इसके आंसू बह निकले। रात 12 बजे अब्बू पर हार्ट अटैक हुआ था। इनकी हालत नाजुक है। मुझे उन्होंने आपको बुलाने के लिए भेजा है। अजीम बेताब होकर खड़ा हो गया। एप्लीकेशन लिखकर इसने 4 रोज़ की छुट्टी ली। कमल के साथ वो ऑफिस से निकला और रिक्शे में दोनों कैमाड़ी की तरफ रवाना हो गए। मैकवर्ड रोड पर गुजरते हुए अजीम ने कमल से कहा, डॉक्टर को भी न ले चलें? बुझी आवाज़ में कमल ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो डॉक्टर अब्बू का इलाज कर रहा है मैंने इसे रात 12 बजे ही बुलवा लिया है। वो सुबह तक अब्बू की देखभाल करता रहा है और दवाएं देकर चला गया है। कह तो रहा था खतरे की बात नहीं, पर मुझे इसकी ये झूठी तसल्ली लगती है। अजीम खामोश रहा। कमल ने इसकी जेब में रखी तार और ख़त की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये तार और ख़त किसका है? अजीम बुझ गया, अम्मी के हैं।
कमल बेताब हो गई, खैरियत है ना? अजीम ने वो तार जेब से निकाल कर कमल को थमा दिए, पढ़ लो। कमल ने ख़त और तार पढ़ा और वो बड़ी अफसोसनाक हो गई। इसने ख़त और तार अपने पर्स में डाल लिया और सोचों में खो गई। कमल का मकान आ गया था। अजीम ने रक्शे का किराया अदा किया और दोनों मकान में दाखिल हुए। दाएं तरफ वाले कमरे में फ्रांसिस बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। इनके करीब नन्ही सुबेल बैठी इनके पाँव दबाते हुए रो रही थी। कमल आगे बढ़ी और फ्रांसिस का शाना पकड़कर नरमी से हिलाते हुए कहा, अब्बू अजीम आए हैं। फ्रांसिस ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर अजीम की तरफ अजीब सी बेचैनी और वीरानी से देखा। अजीम बेकुलो मुस्तरब हो गया। नीचे झुककर इसने फ्रांसिस का अपने हाथों में हाथ लेकर बहलाते हुए पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? फ्रांसिस की नहीफ सी आवाज़ सुनाई दी, पहले से अफाका है। फिर उन्होंने अजीम का बाजू पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरी ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं। वैसे तो हर शख्स को एक रोज़ यहाँ से रुखसत होना है, लेकिन मैं जो पूरी ज़िंदगी रिज़्क़ की तलाश में भटकता रहा हूँ, इत्मीनान और सुकून के साथ इस दार फना से कूच करना चाहता हूँ। अजीम, कमल तुम्हारी अमानत है। मैं अपनी ज़िंदगी में इस अमानत को इसके मालिक तक पहुँचा दूँ। तुम अपनी अम्मी को बुलाओ। मैं इन दिनों ही कमल को तुमसे ब्याह देना चाहता हूँ। अजीम का सर झुक गया था। कमल ने पर्स से रेहाना का ख़त और तार निकालकर फ्रांसिस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब्बू ये इनकी अम्मी की तार और ख़त आया है। फ्रांस ने दोनों कागज़ ले लिए, बारी बारी पढ़े। थोड़ी देर वो खामोशी से अजीम को देखते रहे, जो अभी तक इनके सामने सर झुकाए बैठा था। फिर इनकी राजदार आवाज़ सुनाई दी, मदम और शफ़क़त में डुबोई हुई पुरसोज आवाज़, दिल न छोटा करना अजीम, यही समझ लेना कि तुम अपनी माँ बाप के एक ही बेटे हो। कैसर अगर माँ और बहन को नहीं रखना चाहता ना सही, हमारे पास 2 कमरे हैं बेटे, और ये सब उनके लिए काफ़ी हैं। तुम आज ये अपना सामान झोंपड़ी से उठाकर यहाँ लाओ और माँ बहनों को स्टेशन से सीधा यहाँ लाओ। ये इनका अपना घर है। मेरी जब लाहौर ट्रांसफ़र हो गई तो मैं कोशिश करके तुम्हारी तब्दीली भी वहाँ करा लूँगा। फिर उन्होंने कमल से कहा, कमल अजीम को दूसरे कमरे में ले जाओ, पहले इसे खाना खिलाओ, फिर इसके साथ जाकर इसका सारा सामान यहाँ ले आओ। कमल के चेहरे पर शुक्र और खुशियों का सैलाब आ गया। इसने बड़ी बेबाकी से अजीम का बाजू पकड़ लिया। आइए मेरे साथ। अजीम चुपचाप उठकर इसके साथ हो लिया। कमल ने इसे खाना खिलाया, फिर इसके साथ वो इसका सामान रेलवे स्टेशन से लाने चली गई थी।